फ्रेंड्स, आई एम कपिल। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। और जैसा ही पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम अपना नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। तो उसी सिलसिले में हमारा ये फर्स्ट वीडियो बनने जा रहा। और आप लोगों से बहुत अपेक्षा है हमारी कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें पहुंच सके या ज़्यादा से ज़्यादा से लोग इस बात को जान सकें जो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे एक चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ कि nowadays a very different type of seminar has been held in the USA. The theme of this seminar also oriented with this topic, that what is the reason for reducing sparrow. There are various types of the region has been providing the different type of scientists, but two are considered main. First is radiations of tower, and second is new modern structure houses. Radiations of tower not only harmful for the human life but also the small birds. That's why these type of the domestic birds moving toward the forest, and we have to also find the luckiness of the sparrow in our surroundings. तो इस तरीके का स्टेटमेंट जब आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या बोलना शुरू करते हैं, तो ये कोई एक इस तरीके का नहीं होता कि आप 2 4 6 10 दिन में उसे सीख लें और इतने फ्लो में आप उसे बोलना शुरू कर दें। इसमें आपके बरसों की मेहनत लगी होती है। इसमें आपके बरसों का एक जो इफर्ट होता है, जो एक प्रयास आप लगाए रहते हैं, वो चीज़ सामने आती है। हालांकि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उन लोगों को एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज तो होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में ये कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके की बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर नहीं भी मालूम है तो हाई स्कूल या इंटर लेवल का किसी भी ग्रामर सेक्शन की आप बुक उठाइए और उसमें आप बेसिक बेसिक जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराने जा रहा हूँ, तो इसमें आपको मैं बेसिक इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल हैं, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन आज पहला डे फर्स्ट डे है, और इस हिसाब से हम आपके लिए जो एक बेसिक एक नॉर्मल सी बातें होती हैं उसको हम लोग शेयर करेंगे या उस पर बात करेंगे। तो जैसे जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हम हाय हेलो इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में अगर बात करें तो हम नमस्ते या नमस्कार इस तरीके की बातें करते हैं। जब हम मुस्लिम समाज की बात करें तो वो अस्सलाम वालेकुम या इस तरीके की बातें करते हैं, सलाम या अस्सलाम वालेकुम। सिख धर्म की बात करें तो वो लोग सत श्री अकाल जैसे नमस्कारी करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में बातें करते हैं तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में मायने रखती हैं, और इंग्लिश में टाइम के हिसाब से हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरीके की बातें बोलनी होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप मॉर्निंग में किसी से सुबह में मिलते हैं तो लगभग 12 बजे तक, ये 12 बजे दोपहर का वक्त होगा, 12 बजे पीएम का वक्त होगा। और तब तक ये चीज़ें आप गुड मॉर्निंग के साथ बोलिए, इसे आप गुड मॉर्निंग के साथ ही बोलिए। लेकिन जैसे ही आप 12 बजे से लेकर लगभग 5 बजे पीएम तक अगर आपको कुछ कहना है तो आप फिर अपनी नमस्कारी गुड आफ्टरनून के साथ करिए। और जैसे ही आप 5 बजे के बाद का वक्त लेते हैं और शाम तक आप चले जाइए। अब ये शाम तक क्या वक्त होगा इसका कोई डेफिनेशन या कोई एक क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है कि शाम के 6 बजे तक, शाम के 9 बजे तक या रात के 11 बजे तक हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लगभग 12 बजे रात तक गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि गुड नाइट का फिर यूज कब करते हैं? तो गुड नाइट का यूज हम विदाई सूचक शब्दों में करते हैं।
जैसे मान लीजिए आप खा पी के मतलब डिनर लेने के बाद आप मार्केट में निकले हैं थोड़ा टहलने के लिए, और आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे परिचित से होती है जिससे कि आपका आज दिन भर मुलाकात नहीं हुआ हो, और उसकी मुलाकात आपसे 11 बजे होती है। मान लीजिए रात के 11 बजे में वो आपसे मुलाकात करता है या पहली बार दिख जाता है, तो आप उसको पहुंचते ही गुड नाइट मत बोल दीजिए। भले ही 11 बजे रात हुए हैं, लेकिन आप उसे गुड नाइट मत बोलिए, आप उसे गुड इवनिंग बोलिए, उसका हाल चाल लीजिए, और फिर विदाई करते समय या उससे जाते समय ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम, इस तरीके की बातें कह सकते हैं आप उसके साथ। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि गुड नाइट एक विदाई सूचक शब्द होता है। हाँ, आप शाम 5 बजे, शाम 4 बजे भी गुड नाइट बोल सकते हैं, और लेकिन तब आप बोलते हैं जब आप इस बारे में श्योर हो कि इस आदमी से आज हमारी मुलाकात तो अब नहीं होनी है। तो आप शाम को ऑफिस वगैरह में अगर काम करते हैं और शाम के 5 बजे ही अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपने कलीग से गुड नाइट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके की बातों को प्रयोग करने का। और फिर इसके बाद एक छोटी सी बात है, ये भी जानिए कि आप अपने कलीग या अपने समकक्ष को आप हाय या हेलो शब्द का इस्तेमाल भी करके बोल सकते हैं। हाय या हेलो, जैसे हाय रमेश, हाय राम, हेलो सुरेश, हेलो प्रीति, इस तरीके के शब्द का भी इस्तेमाल करके आप इन अपनी बातों को बता सकते हैं। ये भी एक चीज हो सकती है। और इसके बाद जब कभी आप विदाई सूचक शब्द का अगर इस्तेमाल करना हो आपको, तो आप गुड बाय, बाय बाय, इस तरीके के शब्द को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो उसमें आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्लीज टू मीट यू और दूसरा नाइस टू मीट यू। इस दो शब्द का इस्तेमाल करके भी आप विशिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे कोई बड़ा है लेकिन उससे रिलेशन दोस्तों वाले हैं, तो भी आप उससे हाय या हेलो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब कभी आपको हिंदी में चलो चलते हैं फिर मिलेंगे इस तरीके का शब्द इस्तेमाल जब करना होता है, तो आप एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो शब्द है फेयरवेल डियर। फेयरवेल डियर का मतलब होता है चलते हैं दोस्त, चलते हैं प्रिय, इस तरीके की बातें आप यूज कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको इस तरीके की हिंदी अगर बोलनी हो, अच्छा फिर मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि बाय, सी यू लॉन्ग या सी यू सून। इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके भी आप आगे अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसमें आप अपने नमस्कारी जैसे एटीट्यूड को शामिल कर सकते हैं कि आपको क्या और कब बोलना होता है। एक बात याद रखिए कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश के कॉन्सेप्शन में दो तीन शब्द बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कोई लोग बोलते हैं ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा का मतलब होता है ग्रैंडफादर। और जब फादर को शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हम डैड या डैडी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंड मदर को शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं, और मदर को हम मम्मी या मॉम शब्द के इस्तेमाल के साथ भी यूज कर सकते हैं, या उसका मम्मी या मॉम शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी हमें चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी रिलेशंस को इंगित करना हो, तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंकल। हाँ, कुछ किताबों में ऐसा भी है कि आप मामा के लिए मैटरनल अंकल का यूज करते हैं। मैटरनल अंकल का यूज गलत नहीं होता, लेकिन आप अंकल शब्द का इस्तेमाल करके भी इन सब रिश्तों की ओर इंगित करा सकते हैं। और जब कभी भी आपको चाची, ताई, मामी, मौसी और बुआ का बोलना हो इंग्लिश में, तो आप आंट या आंटी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी सम्मान के साथ अगर आप
बुलाना चाहते हैं तो किसी भी पुरुष को आप सर का यूज करके उसको सम्मान दे सकते हैं, और महिला है तो आप मैडम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और जानते रहिए, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई या बहन के लिए हम कजिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कजिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, COUSIN, इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, इन शब्द के साथ कभी भी हम सिस्टर या ब्रदर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ कजिन ही बोलना है, हमें कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसके अलावा लास्ट बातें आप ये भी जानिए कि हम 3 शब्द पाते हैं। ये कौन से 3 शब्द हैं? एक है मेसेज, दूसरा है EMISS, मिस, और तीसरा है MS, और इसको भी मिस ही बोलते हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी हमें विवाहित महिला की ओर, मैरिड वुमेन की ओर बताना हो तो हम मिसेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी हमें अविवाहित महिला की ओर इंगित करना हो तो हम मिसेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अनमैरिड वुमेन की हम बात कर रहे हैं, अनमैरिड वुमेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें मिसेस शब्द का इस्तेमाल करना है, और मैरिड वुमेन के लिए भी हमें मिसेज शब्द का इस्तेमाल करना है। मैं आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करके बता दूं, इसके लिए याद रखिए ये मिसेज है, मिसेज, मिसेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अविवाहित महिला है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिस शब्द का इस्तेमाल करना है। याद रखिए इस बात को। और इसके अलावा ये शब्द जो MS लिखा हुआ है, इसका भी उच्चारण आप मिस शब्द से ही करिए, इसका भी उच्चारण आप मिस शब्द से ही करिए। ये किसी भी अविवाहित या विवाहित महिला के लिए आप उसके उपनाम के तौर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि आपको अब वेलकमिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आप मिलेंगे, या विधायी सूचक आपको शब्द का यूज करना होगा तो आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हीं सब सीखने के प्रक्रिया के साथ, प्रोसेस के साथ आज हम अपना फर्स्ट वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आपके सेकंड वीडियो से बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।